हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने ट्रायंगल पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो उसे आपने अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उन्हें देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि इसके दौरान जितनी थियरी है वो पार्ट 1 से कोरिलेट करेंगी। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 2। अच्छा, हम लोग देखेंगे आज किन किन टॉपिकों पे अध्ययन करेंगे। तो वो टॉपिक जो होंगे आपके पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय और किस ट्रायंगल पे लागू होते हैं, आपके सर्वांग क्षमता क्या होती है यानी कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, और हम लोग देखेंगे आपके अंतः केंद्र क्या होते हैं, और आपके देखेंगे यानी परिकेंद्र देखेंगे यानी परिवृत्त और अंतःवृत्त जिसको कहते हैं उनको देखेंगे, माध्यिका क्या होती है, लंब क्या होता है, और इन सब टॉपिकों को हम लोग अच्छे से आज कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए। पहली बात, मैं आपको एक बात सीधे सीधे नोट करा दूं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लागू होता है और कोई भी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता। किसके लिए लागू होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है और किसी भी त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता। यानी जो हमने कल आपको बताया था कि जिस त्रिभुज में हम लोग देखे थे, किसी अगर कोणों के आधार पर जब त्रिभुज को हम लोग विभाजित किए गया था तो उसमें हम लोग देखा गया था कि जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसी में त्रिभुज का निर्माण होता है। तो जब इस टाइप का अगर कोई त्रिभुज बनेगा तभी जो होगा हमारा क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होगा? जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा तब। चलिए अब इसके लिए कंडीशन है, कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ड क्या होता है? जो त्रिभुज 90 डिग्री का होता है या जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ड होती है। और जो है उसके बाद देख सकते हैं ये बना लेंगे लंब और ये बना लेंगे आधार। ओके, ये हाइट और ये बेस बना लेंगे और ये हाइपोटेनस। यानी कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। और ये जो होता है हमेशा याद रखिएगा, पहचान करने का तरीका, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री। उसी की सामने वाली भुजा ही हमेशा क्या होती है? कर्ड होती है। तो इतने पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ आपको मैं वो बता दे रहा हूं जिनको आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे 3 4 5, इसका हमेशा बन जाता है। यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे तो आपका 6 8 10, इसका स्क्वायर करेंगे 8, 6 का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे 10। इसी तरीके से 5 12 13, इसका भी करेंगे तो ये भी मिल जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे तो आपका मिलेगा क्या? 20 21 29, ये मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको 2-4 मिलते हैं। इन सबको हम लोग कहते हैं कि इनको अगर आप याद रखते हैं तो भी काम हो जाएगा, अदरवाइज इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पे। देखते हैं कि क्या होता है कि अगर हम लोग ये कहें कि अगर लंब का कुछ भी वैल्यू दिया हो और आधार का कुछ भी वैल्यू दिया हो, उन दोनों का योग करते हैं और वो जो होता है वो उन दोनों का मतलब उन दोनों का पहले स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से, ये 4 ये 3 और ये 5, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये रूल को फॉलो करता है तब हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का नियम फॉलो कर रहा है। और ये हमेशा कब लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है। अब इनको ये देखना है कि इसकी जरूरत कहाँ है। कभी कभी क्या करता है, हम लोगों में ट्रायंगल दे देगा, एक किसी तरीके का ट्रायंगल बना देगा और दे देगा कि ये भुजा जो है ऐसे, ये भुजा आपका क्या है 13 है और ये आपका 12 है, इस भुजा को ज्ञात कीजिए।
सिर्फ ऐसे बना के क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर आपको सीधे सीधे उसमें ऑप्शन भी दिए रहते हैं तो आपको अगर सीधे सीधे आता है तो हमको पता है ये 13 12 है, तो जाहिर सी बात ये कितना होगा 5 होगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर वही करेंगे, 13 का स्क्वायर यानी कर्ड का स्क्वायर करेंगे तो 13 का होता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, और इसका नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर रख लीजिए, इसको इधर घटा दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, आएगा कितना 5, और यहां से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से देख लेंगे तो हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर कितना हो गया 5। तो जाहिर सी बात है कितना होगा 5 होगा। तो इस तरीके से अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर इन सारे जो है आपके जो है वो मतलब इनके जो ट्रिपलेट हैं इनको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज जो है निकालना भी सीख जाइएगा। तो इस तरीके से आपको इतनी जानकारी यहां से मिल जाती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंस, यानी जो होता है सर्वांग समता क्या होती है। कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता को अगर तोड़ा जाए तो होता है सभी अंग समान। सर्वांग समता को अगर तोड़ा जाए तो होता है सभी अंग समान। तो जिस दो त्रिभुज के यानी जिस दो त्रिभुज के सभी अंग या सभी भुजाएं एक दूसरे के समान होती हैं उन्हीं को हम क्या जानते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज कहते हैं, या ये कहते हैं एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज है। अच्छा, इसमें आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, जैसे शॉर्टकट में लिखा जाए इस तरीके का, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, और एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण। इस तरीके से आपने काफी पढ़ा होगा। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, आपको चीजें जो होंगी बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि आप किसी दो त्रिभुज को सर्वांगसम कब कहेंगे, जब पहला त्रिभुज दूसरे पर अध्यारोपित करे, जब पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करे और उस पहले त्रिभुज के कारण दूसरा त्रिभुज बिल्कुल न दिखाई दे, उसी को हम बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। यानी जितने साइज का ये होना चाहिए उतने साइज का ये होना चाहिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसी का जो सिंबल होता है जनरली ऐसे किया जाता है, ऐसे, ये सिंबल है इसका सर्वांगसम का। तो याद रखिएगा, तो दो त्रिभुज को मतलब इस प्रकार रखना है, एक दूसरे पर अध्यारोपित करना है कि पहले त्रिभुज के कारण दूसरा न दिखे और दूसरे त्रिभुज के कारण पहला त्रिभुज न दिखे। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ही नियम है, एक ही नियम से मैं तीनों नियम आपको बड़े आराम से बता दूंगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि इस ये त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं, ये ठीक, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसकी भुजा, मतलब इसके ऊपर ये रखेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। अब दूसरे को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर कर लीजिए और एक कोण बराबर। मान लीजिए एक भुजा ऐसी गई है और एक भुजा ऐसी गई है, ओके। और एक और काम कर लेते हैं, मतलब इसकी भी साइज क्या है, मान लीजिए 5 है, इसकी भी साइड कितना है 4 है, और इसका कोण जो है वो आपका 60 डिग्री का है। इसमें भी ऐसे कर लीजिए 4 5। तो जब आप कह रहे हैं कि 4 5 कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल भी आपने 60 ही किया है, तो 60 करने के बाद तो सामने जो जगह बचेगा वो भी तो फिक्स बच जाएगा ना। मेरी बात समझिए, आप समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तीनों जो दो और दिए हैं इन दोनों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसी का मतलब है और कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये 5 है और ये 4 है और इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। यही काम तुम अगले में भी रख रहे हैं, तो ये 5 है और ये 4 है, तो इसका मतलब है कि जितनी दूर तक ये लाइन जाएगी उतनी दूर तक ये लाइन जाएगी और दोनों के बीच की जो दूरी है यानी जो फासले हैं वो भी बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है जितना इसके में गैप बचेगा उतना ही तो इसके में भी गैप बचेगा। तो यानी जितनी लंबी लाइन ये खींचनी पड़ेगी उतनी लंबी लाइन ये भी खींचनी पड़ेगी। तो इस प्रकार जो होगा कि अगर ये इस एंगल के सहारे से हम क्या बराबर कर रहे हैं,
तीसरी भुजा बराबर कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा ये भी जो होता है ये भी इसी को फॉलो करता है कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, हो जाएगा सर्वांग हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आई होगी क्या कर रहा है हमसे। चलिए अब हम लोग तीसरे पे पढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। पहले मान लीजिए, देखिए क्या है कि अगर ये त्रिभुज अगर ये 5 है तो हमने इसको 5 मान लीजिए, जैसे ये है, ये मार्कर ही समझ लीजिए। मान लीजिए ये 5 है, ऐसे रख दिया, और ये भी क्या है 5 है, ऐसे रख दिया। अब इनके बीच का एंगल हम लोग कह रहे हैं मतलब 45 डिग्री है। तो ये जो सामने वाली भुजा दिख रही है, मतलब ये ऐसे इतनी बड़ी की जो ये सामने वाली भुजा दिख रही है वो भी तो एकदम फिक्स होगी। अब देखिए ये फिक्स हुई। अब यही काम उठा के हम दूसरे जगह ले जाके करें, ये भी इतने रखे तो भी तो ये फिक्स होगी। तो ये जब फिक्स होगी तो मतलब उसकी तीसरी भुजा भी ऑटोमेटिक क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये भी त्रिभुज के सर्वांग के नियम हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो है उसका है एंगल साइड एंगल, मतलब दो कोण बराबर करना है। अच्छा अब देखिए दो कोण बराबर करते हैं, एक कोण ऐसे और एक कोण मान लीजिए ऐसे, और ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 30 और ये भी मान लेते हैं 30। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे इधर भी यही काम करेंगे 30 करेंगे तो जाहिर सी बात है जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी किसी जाके निश्चित बिंदु पर ही जाकर मिल जाएगा। यानी जब दोनों में एकदम आपने फिक्स कर दिया कि इस लाइन को हमको बाहर नहीं करना है, जितना बड़ा है इतना ही बड़ा रखना है, इधर भी और इधर भी, तो जाहिर सी बात है ना ये लाइन आके एक जगह जितने दूरी पर ये वाली लाइन आके मिलेगी उतनी वाली दूरी पर ये भी लाइन आके मिलेगी। इस प्रकार से जो होगा तीसरा भी हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा, उसको बोलेंगे एंगल साइड एंगल। तो ये सर्वांगसम के 3 नियम है। सर्वांगसम का सिर्फ एक आप मोटी मोटा याद रखिएगा, सर्वांगसम में दो त्रिभुज की क्या होती है, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, या दो भुजाएं एक कोण बराबर होते हैं, या जो होती हैं कह सकते हैं दो कोण एक भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन इसी में आप देख लीजिए, हमने करवा दे रहा हूं, वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसी में आप देख लीजिएगा, अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है। देख लेता हूं, हाँ लिखा है पेज नंबर 73, नोट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा उसको। पहले क्या है लिखा है, PQR यानी PQ का दिया है 4 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर और QR 3 सेंटीमीटर। इनमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है। कोण Q बराबर कोण R, दूसरा ऑप्शन कोण R इज लेस देन कोण P, ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है ध्यान रखिएगा। कोण P, कोण R इज ग्रेटर देन का सिंबल हमने इसमें कर दिया, कोण Q, और ये फोर्थ ऑप्शन है कोण Q इज ग्रेटर देन कोण R। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन हो काफी लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिएगा। कह रहा है कि PQ का नाम 4 सेंटीमीटर दिया है, PR का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, QR का मान 3 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। भुजा दिया है तो इसका मतलब ये भुजाओं के आधार पर है, तो किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये जो होता है आपने ये मुझे बता सकते हैं कि ये आपने जो है इस वीडियो को आपने देखा है और आपको ये चीजें पता चल रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों को वो जो है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को पता चला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कोण Q बराबर कोण R, कोण R इज क्या होगा, कोण R इज लेस देन कोण P और कोण R इज ग्रेटर देन कोण Q एंड कोण Q इज, अब एक हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोग एक PR पहले खींचते हैं, PR 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या है PQ 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है RQ सॉरी QR नहीं, ये 3 सेंटीमीटर,
ये हो गया। एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसी के सामने का कोण जो होता है सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो यानी ये भुजा जो है सबसे बड़ी है तो ये कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी कोण Q इज ग्रेटर देन। ओके, अब देखिए ये भुजा उसके बाद है तो यानी इसके सामने वाली भुजा कौन है, R है, यानी कोण R। अब इसके बाद देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली जो कोण होगा वो भी सबसे छोटा होगा, यानी कोण P। बस अब यही चीज को आपको ध्यान रखना है। आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके कोण के उसके सामने का कोण जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी भुजा ये है तो ये कोण हुआ सबसे बड़ा, फिर ये भुजा है तो ये कोण हुआ उससे छोटा, और ये कोण है तो ये सबसे छोटा हुआ। अब ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा है। अब देखिए कोण Q, यानी कोण Q है, कोण Q बराबर कोण R। अच्छा ये क्या बराबर होंगे, नहीं, अभी हमने देखा कोई बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत। कोण R इज लेस देन कोण P, यानी कोण P क्या कोण R से बड़ा है, नहीं, ये भी आपका गलत है। अब ये देखिए कोण R इज ग्रेटर देन कोण Q, तो क्या कोण R जो है वो कोण Q से भी बड़ा है, नहीं, इससे क्या है कोण Q ज्यादा बड़ा है कोण R से। ये लास्ट ऑप्शन जो है यही आपका राइट है कि कोण Q जो है वो बड़ा है किससे, कोण R से। देखिए ये वाला सिंबल दिख रहा है आपको। अच्छा ये कोण है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोण है तो ये क्या बड़ा वाला सिंबल दिख रहा है, यानी इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक एक लाइन 2-2 लाइन बस समझाते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। अब जो हो गया सबसे पहला देखेंगे माध्यिका, माध्यिका या मेरिडियन। माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक रेखा जो उस रेखा को, यानी जो उस सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, माध्यिका होने का मतलब है ये शीर्ष है और सामने वाली भुजा पे डालना है क्या, एक रेखा खींचनी है कि जो कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। ये देखिए और थोड़ा बस देख रहे हैं, तो ये हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं PR को हम बोल सकते हैं माध्यिका है। माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है किसी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक ऐसी रेखा जो उस रेखा को या उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे इसको देखा जाए, ये वाला शीर्ष है, यहां से एक रेखा खींचनी तो हम ऐसे खींच दें, ये भी बांट रहा है 2 बराबर भागों में। तो हम ये आप डिफिनेशन के तौर पे इसको नोट कर लीजिएगा या ऐसे भी याद रखिएगा। अभी हम लंब बताएंगे, थोड़ा सा फर्क बता देंगे इसमें। यानी किसी भी शीर्ष से सामने वाली रेखा पर खींची गई एक ऐसी रेखा जो कि सामने वाली रेखा को और उस पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। अब समझिए इसी के बीच में लंब, ठीक, लंब क्या होता है। अच्छा एक चीज और, पहले एक चीज और क्लियर करिए। यहां से मान लीजिए ये है ना, ऐसे बराबर भागों में बांटती है, तो यही जो होता है जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब ध्यान रखिएगा माध्यिका और केंद्रक 2 चीजें आपको भी तुरंत क्लियर होनी चाहिए। माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई या डाली गई एक ऐसी रेखा जो उस भुजा को और क्या है पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे माध्यिका कहते हैं। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब आते हैं लंब। लंब में और माध्यिका में एक छोटा सा फर्क है। लंब क्या होता है, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे ये ऐसे समझ लीजिए, तो ये क्या होगा, ये अब देखिए अगर इसको हम माध्यिका बनाएं तो ये माध्यिका कैसे बनेगा, ये होगा।
लेकिन हमको माध्यिका ने हमको लंब बनाया। लंब का मतलब है ये इस पे ऐसे खींचिएगा कि ये इससे कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसी को हम बोलते हैं लंब कहते हैं। लंब हमेशा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि माध्यिका उस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यानी ये वाला जो है इसको हम आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, पी क्यू और पी आर। तो पी क्यू जो है वो आपका क्या है, माध्यिका है, और पी आर जो है वो क्या है, लंब है। तो याद रखिएगा, पी क्यू माध्यिका है और पी आर क्या है, एक लंब है। तो इतनी जानकारी आपको इस माध्यिका और लंब से मिल गया। अब क्या होता है, लंब केंद्र क्या होती है, तीनों लंब जो होती हैं जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, जैसे एक लंब इधर गया और एक लंब हम इधर से खींचे तो इसका भी तो होगा एकदम एग्जैक्ट होगा, जो इस पे 90 डिग्री, इसमें तो नहीं बन पा रहा है। इसको 90 डिग्री का मतलब होता है कि एकदम ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो हमेशा क्या होता है, जहां पर लंब तीनों आकर मिलती हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। तो आपको इतनी पॉइंट को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आपके परिवृत्त और अंतःवृत्त। परिवृत्त और अंतःवृत्त, ठीक, ये देख लेंगे परिवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त क्या होता है। परिवृत्त और अंतःवृत्त में दोनों थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि इसको याद रखिएगा, ये परिवृत्त जो होता है ये भुजाओं के समद्विभाजक से बनता है। जब किसी त्रिभुज के जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हम समद्विभाजक करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो उससे क्या निर्माण होता है, परिवृत्त का निर्माण होता है। जबकि उसके तीनों कोणों को जब हम समद्विभाजक करते हैं तो उससे क्या होता है, अंतःवृत्त का निर्माण होता है। जैसे समझिए, ये हमारे पास त्रिभुज है, एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा है। अब इस भुजाओं पर हम लोग क्या करें, चाप रख के काटना शुरू करें। एक इधर से हमने काटा ऐसे और इधर से काटा ऐसे। अब इनको मिला दीजिए, ये हो गया। इधर से कट करिए और यहां पे मतलब रख के, और सॉरी यहां पे चाप रखिए, ऐसे कट करिए और यहां पे चाप रखकर फिर ऐसे कट करिए, इनको मिलाइए और फिर इस वाले में हो गया। अब इस वाले में देखते हैं, एक चाप इधर कट करिए इससे और एक चाप इधर से कट करिए ऐसे। मान लीजिए हमने ये, अब इससे क्या करिए, यहां पर जो है आप वो रखे, गोला प्रकार रखे, एक वृत्त खींचे तो ऐसे खींचा गया। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। यानी जब त्रिभुज के चारों ओर उसको केंद्रों से जोड़ती हुई जब कोई वृत्त खींची जाती है तो उसको हम बोलते हैं परिवृत्त। परिवृत्त हमेशा किससे निर्मित होता है, तो हमेशा भुजाओं के समद्विभाजक से निर्मित होता है। जबकि अंतःवृत्त वाला क्या करना पड़ेगा, देखिए अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपने एक चाप रख दिया, चाप रख के ऐसे कट दिया, कट देने के बाद एक बार यहां चाप रखिए ऐसे कट करिए, और फिर एक बार यहां चाप रख के ऐसे कट करिए, फिर यहां से रख के ऐसे कर लीजिएगा, यहां पे भी रख के ऐसे कर लीजिएगा। तो एक चाप यहां काटिए और एक चाप क्या करिए, यहां काटिए। फिर इसी तरीके से तीसरा भी रख लीजिए, यहां पर भी, मतलब यहां पर भी रख लेंगे ऐसे। तो एक बार क्या करिए, यहां से रख के ऐसे काटिए और यहां से रख के ऐसे काटिए। तो इसको मिलाइए ऐसे, इसको मिलाइए ऐसे और इसको मिलाइए ऐसे, तीनों जो हुई तो इससे क्या होगा, एक वृत्त निर्मित होगा, जो होगा अंतःवृत्त निर्मित होगा। तो इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त हमेशा क्या होता है, त्रिभुज के अंदर निर्मित होता है, जबकि परिवृत्त जो होता है वो त्रिभुज के बाहर निर्मित होता है। और अंतःवृत्त जो होता है हमेशा कोणों के समद्विभाजक से बनता है, जबकि परिवृत्त जो होता है वो भुजाओं के समद्विभाजक से निर्मित होता है। तो इतनी पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें कोई टॉपिक अभी बचा तो नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 2, 3, 7 है। 2, 3, 7 है,
तो इसमें बोला है कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। जब भी अनुपात मिले तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अनुपात वाले क्या करना है, तो इसको एक 2x बना लीजिए, इसको 3x बना लीजिए और इसको 7x बना लीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए और तीनों का मान कितना होगा, 180 होगा। तो यहां पे देखेंगे 3 2 5 7x यानी कितना हो गया 12x बराबर 180। तो x बराबर कितना होगा 180 बटा 12 कितनी बार में जाएगा देख लेंगे। तो कट करते हैं तो हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15। और जब 15 डिग्री मिल गया तो सबसे छोटे का कोण का मान इसको निकालना होगा। तो 2 गुणे 15 करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। एक कोण का मान आ गया 30 डिग्री, दूसरा 3 गुणे 15 आ गया कितना 45 डिग्री और 7 गुणे 15 105 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण कितना हुआ 30 डिग्री का हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, एक बार और समझा दे रहा हूं, हो सकता है किसी को दिक्कत हो, फिर भी समझ लीजिए। 2 डिग्री लिखा है, जब भी अनुपात के रेशियो में हो तो एक कोई कांस्टेंट तीनों में लगा दीजिए। 2 का हमने कर दिया 2x, 3 का कर दिया 3x और 7 का कर दिया 7x और दोनों को जोड़ दिया, x की वैल्यू निकाल दिया, उसी x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 105 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार जो सबसे छोटा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 15 डिग्री 30 डिग्री का होगा। ये कोण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर थे, लेकिन आपको क्या है त्रिभुज में भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत ये क्वेश्चन 180 डिग्री वाला ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये आपका आज का जो वीडियो लेक्चर जो है ये फिनिश होता है यहीं पे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके परिमाप से लेकर क्वेश्चन उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। वीडियो में लगातार बने रहिए। कोई भी कमेंट हो या कोई भी आपको मैसेज हो मुझे आप भेज सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।